नमस्ते और आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे ऑफिशियल लीगल फ्रेमवर्क और मॉडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर एक ऐसी वास्तविकता को अनपैक करेंगे जो किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवाल पर आते हैं, जो बहुत सारी टेंशन लेकर आता है। क्या किसी किराएदार को जबरन घर से निकाला जा सकता है? मतलब रातों रात, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के? क्या कोई लैंडलॉर्ड सच में किसी का भी सामान उठाकर बाहर फेंक सकता है? इसका सीधा, स्पष्ट और कड़क जवाब है बिल्कुल नहीं। कानूनी वास्तविकता एकदम साफ है। बिना कोर्ट के आदेश के ताले बदलना, लाइट काट देना या किसी भी तरह की गुंडागर्दी दिखाना भारतीय कानून के तहत सख्ती से बैन है। ऐसा कोई नियम एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां कानून को अपने हाथ में लिया जा सके। आज हम इसी इविक्शन प्रोसेस के कानूनी फ्रेमवर्क को समझेंगे। शुरुआत करेंगे 2021 के मॉडल टेनेंसी एक्ट से, फिर बेदखली के वैलिड ग्राउंड्स देखेंगे, रेंट कोर्ट का प्रोसेस समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि अवैध बेदखली के खिलाफ क्या बचाव मौजूद हैं। तो चलिए नियमों को समझने के लिए सबसे पहले मॉडल टेनेंसी एक्ट पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसे दोनों पार्टीज, मकान मालिक और किराएदार, के अधिकारों को सही से बैलेंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसमें सबसे दिलचस्प है इसका अध्याय 5, जो पूरी तरह से इविक्शन और प्रॉपर्टी रिकवरी पर फोकस करता है। ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर देता है कि प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए किन वैधानिक प्रावधानों का पालन करना ही होगा। और पता है इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसने इन विवादों को नॉर्मल सिविल कोर्ट से पूरी तरह बाहर कर दिया है। सालों साल चलने वाले मुकदमों की जगह इसने एक तेजी से काम करने वाला 3 लेवल का सिस्टम बनाया है: रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल। पावर बैलेंस की बात चली है तो एक छोटा सा फैक्ट और जोड़ते हैं। नंबर 2, कानून कहता है कि आवासीय संपत्तियों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मैक्सिमम 2 महीने के किराए के बराबर ही हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, ताकि शुरुआत में ही किसी से भारी भरकम एडवांस ना मांगा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि आखिर किस समय एक संपत्ति के मालिक के पास कानूनी रूप से अपनी जगह वापस मांगने का ठोस अधिकार आ जाता है। और यहाँ आती है धारा 21। ये सेक्शन बिल्कुल सटीक शब्दों में बताता है कि बेदखली का आदेश केवल कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में ही मिल सकता है। मतलब मनमाने ढंग से आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। कानून ने इसके लिए एक साफ लिस्ट दी है, जैसे अगर लगातार 2 महीने तक रेंट ना दिया गया हो, बिना परमिशन के प्रॉपर्टी आगे किसी और को सबलेट कर दी हो, प्रॉपर्टी का मिसयूज या कोई बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज किया हो, या फिर मकान मालिक को सच में अपने पर्सनल यूज के लिए जगह चाहिए। बस यही कुछ गिने चुने सॉलिड ग्राउंड्स हैं। अब मान लीजिए इनमें से कोई वैलिड ग्राउंड मिल गया, तो क्या तुरंत घर खाली करवा लिया जाएगा? नहीं, यहीं से रेंट कोर्ट की सही कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, एक तरफ है इल्लीगल तरीके जैसे ताले तोड़ना, धमकियां देना या बिजली काटना, और दूसरी तरफ है लीगल इविक्शन, जिसमें 30 से 90 दिन का लिखित नोटिस दिया जाता है, रेंट कोर्ट में याचिका दायर होती है और फिर आधिकारिक समन भेजे जाते हैं। फर्क आपके सामने है। ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। लिखित नोटिस से शुरू होकर पिटिशन फाइल करना, फिर एक फॉर्मल सुनवाई जहां दोनों पक्ष रेंट कंट्रोलर के सामने सबूत पेश करते हैं, और आखिर में एक फाइनल कोर्ट ऑर्डर आता है। और सबसे अच्छी बात, ये केस दशकों तक न लटकें, इसके लिए बहुत ही सख्त टाइम लिमिट सेट की गई हैं। जैसे अगर प्रॉपर्टी के मिसयूज का विवाद है तो 30 दिन में फैसला, और अगर रेंट डिफॉल्ट का मामला है तो 90 दिन। सोचिए, जो केस सालों चलते थे वो अब महीनों में सिमट गए हैं। अब अगर कोर्ट ने मकान मालिक के फेवर में फैसला दे दिया और उसके बाद भी कोई जगह खाली करने से मना करे, तब क्या? तो धारा 38 कोर्ट को ये पावर देती है कि वो लोकल पुलिस या अथॉरिटीज को नियुक्त कर सकती है, ताकि उस लीगल इविक्शन को फोर्सफुली एग्जीक्यूट करवाया जा सके। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर कोई संपत्ति का मालिक इस पूरे रेंट कोर्ट के प्रोसेस को बाईपास करके अपने खुद के रूल्स चलाने लगे? ऐसे में अवैध बेदखली के प्रयासों से बचने के लिए भी कड़े उपाय मौजूद हैं। इस मामले में कानून बहुत सख्त है। किसी से घर खाली करवाने के प्रेशर में पानी या पाइप्ड गैस जैसी बेसिक सुविधाओं को रोकना बिल्कुल मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो रेंट अथॉरिटी उस पर भारी पेनल्टी लगा सकती है और सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दे सकती है।
हैरासमेंट या जबरदस्ती तालाबंदी होने पर कोई भी सीधे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है। यहाँ तक कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और धारा 329 क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत पुलिस कंप्लेन भी की जा सकती है। इसीलिए धमकियों का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि बैलेंस भी तो जरूरी है ना। अगर कोई किराएदार जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करता है और जगह खाली नहीं करता, तो शुरुआत के 2 महीने तक उसे डबल रेंट देना पड़ता है और उसके बाद रेंट सीधा 4 गुना हो जाता है। ये नंबर 4 उसी भारी भरकम जुर्माने का सबूत है। तो अब सब कुछ समझने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, जब दोनों साइड्स की सेफ्टी के लिए इतना स्पष्ट और टाइम बाउंड कानूनी रास्ता मौजूद है, तो आज भी इतने सारे प्रॉपर्टी विवाद रेंट कोर्ट जाने के बजाय इल्लीगल तालाबंदी और धमकियों में क्यों बदल जाते हैं? क्या ये लंबे लीगल प्रोसेस का डर है, या फिर लोगों को अपने राइट्स की जानकारी ही नहीं है? कारण चाहे जो भी हो, इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी सही रास्ता नहीं है। तो अगली बार जब ऐसा कोई मामला सामने आए, तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या वहां कानून की बात मानी जा रही है या सिर्फ ताकत का खेल चल रहा है?